बिल्कुल आएंगे। आप जहाँ पे हैं, वहीं खड़े हो जाएंगे। अफजल की कॉल आ रही है। हाँ मुझे घर पहुंच गया मैं, मुझे लगा। हेलो। आ गए आ गए। वालेकुम अस्सलाम। जी अफजल साहब। हाँ हाँ पहुंच गए, क्लास शुरू होने जा रही है।
लग रही यार। लेकिन फैन थोड़ा ऊपर ही रखिएगा। हाँ थोड़ा सा तो सही है, थोड़ी देर बाद कीजिए। चमक रहा है आपको? आप देख रहे हैं? माइक देखिए सही है, हाँ। आवाज आ रही है? बाइक क्यों हो रही है? हेलो हेलो, इसकी आवाज आ रही है? हेलो ओके। आप सबक नंबर जो बताएंगे वो खोल देंगे? खोल लेंगे। अब ये काम उनको करना नहीं चाहिए था ना, जब वो खुद नहीं थे तो ये सारी चीजें उनको खुद से करना चाहिए है। तैयारी करके आएंगे टीम में? वो तो मैंने देख लिए हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे। खोल लूंगा। चलिए ठीक है, डिस्कस कर देता हूँ मैं क्वेश्चन, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बताएंगे, ठीक है। आप उसकी जो है लिस्ट रखिए अपने सामने एक जगह, चैप्टर के फहरिस्त वाली। हाँ शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ानुल हक और आज की क्लास में आपके लिए मैं टीएमए का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। टीएमए के बारे में मैंने आपको कई क्लासेस में बताया है कि ये आपके टोटल प्रिपरेशन का 40% होता है, यानी अगर आप इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको 40% मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और ये किसी भी स्टूडेंट के लिए पास होने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए देखिए बहुत सारे चैप्टर्स भी डिवाइड हैं, और जो चैप्टर्स टीएमए में शामिल हैं उनको हम क्लास में या लेक्चर में नहीं पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि टीएमए को बहुत तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ सॉल्व करना है। यहाँ जिस चैप्टर का कोई क्वेश्चन बना है उस चैप्टर को आगे मार्क कर दिया गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये जो है बहुत टफ क्वेश्चन है या इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करें। उसका तरीका क्या है, कुछ चीज़ें हमने आपको शुरू में बताई थी पिछले क्लास में, लेकिन अब चूंकि ये नया है इसलिए इसे हम पूरे तौर पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जहन में ये रखिए कि इसका टोटल नंबर कितना होता है, मैक्सिमम मार्क्स 20। फैन थोड़ा स्लो कर दो, बहुत तेज है, यानी मजमूई नंबर 20 नंबर का ये पेपर होता है। तमाम सवालात लाजमी हैं, हर सवाल के लिए मुख्तस नंबर सवाल के साथ हैं, यानी किस सवाल पर कितने नंबर मिलेंगे ये आगे लिखे हुए हैं इस तरीके से, 2 3 4 जो भी हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आप सबको, इसके लिए जाहिर सी बात है कोई कॉपी तो मिलने वाली नहीं है, आप अपने एतबार से एक कॉपी बनाएंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें, जवाब के पहले सफ़े पर अपना नाम, इंदराज नंबर यानी इनरोलमेंट नंबर, एआई का नाम और मजमून दर्ज करना है। अब ये डिटेल्स जो है आपको ऑफिस से या अपने कोऑर्डिनेटर से मिल जाएंगी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा क्या इंदराज नंबर है, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर क्या है और तमाम चीज़ें। और इसको आप एक मर्तबा अच्छी तरह पढ़ लें, देख लें, कहीं कोई गलती ना हो, ठीक है। इससे जो है कॉपी आपकी जब्त होने की, ख़राब होने की या कह सकते हैं रिजेक्ट कर जाने के काबिल हो जाती है। आंसर, अब देखिए आते हैं बराह रास्त सवालात पे। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसकी शुरुआत ही होती है 40 से 50 या 60 अल्फाज में जवाब देने से, यानी यहाँ पर कोई टिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिखना ही है। हाँ ये है कि कहीं कुछ कम लिखना है और कहीं ज़्यादा लिखना है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है एक तरीके से आपके असल इम्तिहान की, जो ज़बानी इम्तिहान होगा, जहाँ पर आप
कोई किताब की किसी तरीके से हेल्प नहीं ले सकते हैं। जो प्रिपरेशन करके जाएंगे वही काम आएगी। यहाँ आपके सामने किताब है, वक्त है, ठीक है, दूसरों से पूछ सकते हैं, कहीं कोई सवाल जहन में रह जाए, समझ में ना आए तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से इसको बेहतर से बेहतर बनाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए क्या है पहला सवाल। उर्दू के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते हैं, जहां पर कहीं कोई कंफ्यूजन लगेगा तो हम इंग्लिश का सहारा लेंगे। इसलिए क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, अक्सर ऐसा होता है कि उर्दू में तर्जुमा करते हुए कई जुमले गलत हो जाते हैं, कोई इस्तिलाह यानी टर्म गलत हो जाती है, तो वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं समझ में आ जाती है। इसलिए अगर आपको इम्तिहान में भी कोई पर्चा मिलेगा, वहाँ कोई लफ्ज़ ना समझ में आए, कोई टर्म ना समझ में आए, तो आप अंग्रेजी में उसे देखिए और उसके हिसाब से उर्दू में जवाब लिख दीजिए। पहला सवाल है, क्या आपके ख्याल में किसी शख्स के हयाती पहलू का उसके रवैये पर असर होता है? यानी आपसे ही सवाल कर रहे हैं। एक आपने चूंकि चैप्टर से ये पढ़े नहीं, इसलिए मैं इशारा करूंगा और आप उसे समझेंगे, उस चैप्टर से निकालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अब ये सवाल है कि किस सबक से है, पहले ये जान लीजिए। सबक नंबर 2 में इस चैप्टर को डिस्कस किया गया है, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है उसको मार्क करेंगे। पहला लफ्ज यहां पर आता है हयातियाती पहलू। क्या आपके ख्याल में किसी शख्स के हयातियाती पहलू का उसके रवैये पर असर होता है? यानी रवैया और हयातियाती पहलू, इनके मुतालिक सवाल है, ये जहन में हमारे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, हयातियाती पहलू के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि हयातियात क्या होती है। यानी इंसान की जिंदगी, हयात माने जिंदगी, जिंदगी से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं, यानी खाना पीना, रहना, ठीक है, सोना, जो भी उसके आसपास की मुताल्लिका चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को मुमकिन बनाती हैं या उसके लिए आसानियाँ पैदा करती हैं, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं? हयातियाती पहलू में। अब इन्होंने कहा है कि क्या खान पान बदलने, अब इसको आसानी से समझ लीजिए, खान पान बदलने से, रिहाइश बदलने से, मौसम बदलने से, इलाके तब्दील होने से, ज़बान की तब्दीली से, है ना, वगैरह वगैरह, यानी कल्चर, फूड और तमाम तरह की चीज़ें जो भी इसमें हयातियाती पहलू में शामिल हो सकती हैं, इन्होंने कहा क्या इसका असर इंसान के रवैये पर होता है? आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है, फौरन हम कहेंगे कि हाँ इसका असर होता है। अगर आप मीट खाते हैं तो उसका असर होता है, अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उसका असर होता है, अगर आप फ्रूट खाते हैं तो उसका असर होता है, अगर आप शहर में रहते हैं तो उसका अलग असर होता है, देहात में रहते हैं तो उसका अलग असर होता है। रवैये एक शहर वाले के, एक गांव वाले के, एक बिजनेसमैन के, एक डॉक्टर के अलग अलग होते हैं। गोया कि हमारा जो रहन सहन है वो हमारे रवैये पर डायरेक्ट असर डालता है। जवाब हमारे सामने है क्या? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि असर होता है, लेकिन अब हमको करना क्या है? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमने ये समझ लिया कि हाँ असर होता है। जवाब इनको जो चाहिए वो ये है, मुताल्लिका मिसालों के साथ वजाहत करें। ये पूछ रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल अगर ऐसा है तो आप वाज़ेह कर दीजिए। अब आप एग्जाम्पल कैसे देंगे? एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि अगर एक शख्स गांव में रहता है, खेती किसानी करता है यानी काश्तकारी करता है, वो जितनी मेहनत कर सकता है और जितना सख्त जान होता है, उसके मुकाबले में एक मामूली सा नौकरी पेशा इंसान शहर में रहने वाला नहीं हो सकता। वो जिस्मानी एतबार से भी कमज़ोर होता है, ठीक है, उसके मसल्स में उतनी पावर नहीं होती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो अब एक तो देखिए माहौल का फ़र्क जो आया उसने हमारे रवैये पर असर डाला। अब रवैये पर असर क्या होगा? वो बड़े से बड़े काम, मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन ये शख्स जो ऐसी मेहनत नहीं करता है या उसका आदी नहीं है उससे बचेगा, बच बच कर रहेगा। ये रवैया हमारा है जो अलग अलग जाहिर हो रहा है। एक मिसाल ये हो गई। इसी तरीके से आप एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ की मिसाल दे सकते हैं। आप एक भूखे रहने वाले शख्स के रवैये की मिसाल और एक बिल्कुल तरोताज़ा हर तरीके से सहूलियात को वसूल करने वाले की मिसाल दे सकते हैं।
इस तरीके से आप देखेंगे हर एक के रवैये में फ़र्क नज़र आता है। आप जितनी चाहे मिसालें दे सकते हैं, लेकिन अल्फाज जो है वो 40 से 50 के दरमियान ही रहने चाहिए। अब इस एतबार से आप देखें तो आप 40 या 50 की अगर बात करें तो आपको कम से कम 10 से 12 लाइन 15 लाइन लिखना है अगर छोटे छोटे जुमले हैं, ठीक है। बस उसी में सिंपली आप इसे समझा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसको डिटेल में देखने के लिए आप लेसन नंबर 2 ओपन करेंगे, वहां से डिस्कस करके इसे लिखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यह सबक आया है, सवाल आया है सबक नंबर 4 से, ठीक है। वो 2 नंबर सबक से था और ये लेसन नंबर 4 से। सवाल क्या है, आप तफसीली तहकीक की इस्तिलाह से क्या समझते हैं? तो पहला यहां पर हमें क्या मार्क करना है, लफ्ज तफसीली तहकीक, यानी इसके मुतालिक हमें जानना है। फिर आगे सवाल है, तफसीली तहकीक में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ तहकीक के तरीक़ों का जिक्र करें। यानी एक चीज़ तो ये कि हमें तफसीली तहकीक की तारीफ बताना है, और दूसरे ये कि इस तहकीक में जितने तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़े, उनका जिक्र करना है। 2 चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल जुड़ी हुई। जैसे आपसे कहा जाए कि आप नाउन की डेफिनेशन कीजिए और उसके कुछ एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, या नाउन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बताइए। वैसे ही है कि आप तफसीली तहकीक बताइए और उसके तरीक़े क्या हैं उनको बता दीजिए। लेसन नंबर 4 खोलेंगे अगर आप, तो आसानी से आपको ये लफ्ज़ पैराग्राफ में मिल जाएगा, तफसीली तहकीक क्या होती है। तफसील, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। तफसीली यानी डिस्क्रिप्टिव, जो हम डिस्क्रिप्शन करते हैं यानी किसी चीज की वजाहत करते हैं, गोया कि उसे एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हर एस्पेक्ट से सोच और समझ रहे होते हैं। तो तफसीली तहकीक का मतलब क्या हुआ, डिटेल में जा करके चीज़ों को रिसर्च करना, खंगालना, परखना। अब ये साइकोलॉजिकल टर्म में आप देख रहे हैं, आप अगर किसी का नफ्सियाती तनाजुर में मुताला करेंगे तो उस जाविये में आप इसे देखेंगे, है ना। तो तफसीली तहकीक तो आप समझ गए, लेकिन आपको ऐसे समझ के सिर्फ नहीं लिखना है, आपको किताब के अकॉर्डिंग लिखना है, इसलिए वहां इस इख्तिबास को आप फाइंड आउट करेंगे। दूसरी चीज आ जाती है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ तरीके, ये बाकायदा टर्म के साथ वहां लिखे हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखे, आप उनमें से चंद तरीके इसके साथ शामिल कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल आप इसकी ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी को शदीद गुस्सा आता है, नाराजगी रहती है, तो आप उसकी तफसीली रिसर्च कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब आपको उसमें जितने पहलू हो सकते हैं, कब आता है गुस्सा, कितनी देर रहता है, किन बातों पर आता है, वजह क्या हो सकती है, क्या उसकी बीमारी है या फिर कोई असल वजह, वाकई वजह होती है, इस तरीके से चीज़ों को आप गौर कर रहे हैं और लिख रहे हैं तफसील से। तरीके क्या क्या हो सकते हैं, अब उसके टूल्स हैं, यानी टूल्स आप टेस्ट के जरिए भी बहुत सारे हैं, है ना। कहीं आप सर्वे करते हैं, सर्वे नहीं जिसे कहते हैं हम टेस्ट, ठीक है, टेस्टिंग, सवालनामा हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, जाती तफ्तीश हो सकती है, किसी आप साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं जिस तरीके से वो सवाल जवाब के अंदाज में पूछता है, केस हिस्ट्री हो सकती है ना। तो ये सब तरीके हैं किसके, तफसीली तहकीक के पेश करने के। आप इन्हें लेसन नंबर 4 में देखेंगे और तफसील से लिख देंगे, लेकिन अल्फाज 50 से 60 ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 46। अब ऊपर देखिए जो 2 सवाल हैं, इनमें से आपको किसी एक का जवाब देना है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने शुरू ही में लिख दिया है एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40, यानी आप समझिए कि आपको 50% यहां पर चांस मिल रहा है कि आप जो बेहतर समझें वो लिखें। यानी इस सेक्शन में 2 सवाल थे, इन दोनों को नहीं करना है, आपको इनमें से एक करना है, क्योंकि यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब ये उसके 2 खाने हैं, ए और बी, तो आप चाहे ए कर दें या बी कर दें, याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन के दोनों जवाब नहीं लिखने हैं, दोनों क्वेश्चन के, ठीक है। नंबर देख करके उनमें से मुंतखब करके जो ज्यादा आपको लगे कि हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं उसे ही लिखना है, और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। एतमाद आपका होना चाहिए और बुक से मैच होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां भी
जो क्वेश्चन में ऑप्शन है उनमें से किसी एक का ही करना है। जवाब यहां भी 40 से 60 अल्फाज में देना है और 2 नंबर मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबक नंबर 7 से ये क्वेश्चन है, किससे? लेसन नंबर 7। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है मिसालें फराहम करें कि अफराद दूसरों को ऐसी थोड़ा स्लो कर दो। मिसालें फराहम करें कि अफराद दूसरों को मुलाहिजा करके नए रवैये कैसे सीख सकते हैं। देखिए सिंपल सा, ये बहुत ही आपको मैंने हाई स्कूल में इसको बहुत तफसील से पढ़ाया है। अफराद दूसरों को मुलाहिजा करके, यानी हमें दूसरों को देख करके रवैये में जो तब्दीली आती है कैसे आती है, यानी मुशाहिदे से क्या तब्दीली आती है। सिंपल समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, मुशाहिदा क्या तब्दीली पैदा करता है रवैये में, क्वेश्चन ये है सिंपल पहला पार्ट। फिर इसी में ऐड करते हैं मुख्तलिफ सियाको सबाक में मुशाहिदाती आमूजिश, सीखने यानी आमूजिश की मुअस्सरियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर बहस कीजिए, यानी कौन से फैक्टर हैं जो मुशाहिदे के जरिए जो हम लर्निंग हासिल कर रहे होते हैं उसमें मददगार होते, इम्पैक्ट डालते। अब देखिए आपको मैंने कई मर्तबा ये चीज़ें बताई हैं कि अगर इंसान आमूजिश, लर्निंग पढ़ाया भी है ना अभी जल्दी, आमूजिश के लिए ज़रूरी है कि हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, हम सेलेक्टिव हो, फोकस हमारा मेंटेन हो, तवज्जो की बात मैंने की है ना। इसी तरीके से आपसे हमने ये भी कहा है कि आपका जो मामूल है वो कैसा है, किस वक्त का आप इंतखाब कर रहे हैं, ये भी असर डाल रहा है। गोया कि ये सब क्या है, अवामिल है। तो आपको तो पहले ये तय कर लेना है कि मुशाहिदे से हमारे रवैये में तब्दीली आती है, हम सीखते हैं। जैसे हम टेलीविज़न देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, खेल देखते हैं, ये सब मुशाहिदा है हमारा, लेकिन क्या हम उससे सीखते नहीं हैं? हम ग्राउंड पर जिस तरीके से प्लेयर्स को देखते हैं मेहनत करते हुए, क्या उससे हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन नहीं आती है? हम मूवीज़ में बड़े बड़े कैरेक्टर्स को देखते हैं, उनसे हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, या कुछ अच्छा अगर होता है तो हम अच्छा करने के बारे में ख्याल करते हैं। तो गोया कि सीख रहे हैं। और फिर बहुत सारे कैरेक्टर तो ऐसा असर डालते हैं कि इंसान रियल लाइफ में उसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है उस तरीके से, तो ये रवैये में तब्दीली है ना। तो मुशाहिदा हमारे रवैयों को तब्दील करता है, ये एक बड़ी हकीकत है। और उसके अवामिल तवज्जो, ठीक है, इंतखाब और सही जो है आपका निज़ाम, ये सारी चीज़ें उसके अवामिल में आती हैं जिनको आप तफसील से लिखेंगे। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में क्या है, अब हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप दूसरे को उसके साथ में ऐड कर सकते हैं। मास्लो, इसका जिक्र आया है सबक नंबर 9 में, ठीक है। इन्होंने एक नजरिया पेश किया है मुख्तलिफ मुहर्रिकाती ज़रूरियात की तफसील। नीज़ तज्जिया करें कि आपने अपने आप को मास्लो की ज़रूरियात की दर्जाबंदी के मुताबिक किस सतह पर रखा है या रखते हैं। यानी इन्होंने ज़रूरियात, मुहर्रिकाती ज़रूरियात की तफसील बयान की है। सिंपल सा आपको लेसन नंबर 9 खोलना है और मास्लो का जो नज़रिया है उसको पढ़ लेना है, और पहले तो उसकी डेफिनेशन बयान कर देना है कि वो कहना क्या चाहता है, और दूसरे नंबर पर आप उसको, यानी उसने जो कैटेगराइजेशन की है उसको आप किस तौर पर देख रहे हैं उसके बारे में 2-4 जुमले लिख देने, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो नंबर 3 है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। सेम चल रहा है अभी पैटर्न लिखने का। यहां पर भी देखिए क्वेश्चन 2 है, लेकिन आपको इनमें से किसी एक का ही जवाब देना है। ये थोड़ा डिटेल में है। क्या है, अपने खानदान या मोहल्ले में 4-5 बुजुर्ग शहरियों से बात करें। अब आपको प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। देखिए किताब का सब हो गया, अब ये आप किताब में नहीं फाइंड कर पाएंगे, ये हर एक का जवाब अलग होना चाहिए इसमें। इसी से आपकी सलाहियत, लियाकत का अंदाज़ा होगा कि आपने कितना प्रैक्टिकल किया है। अब एक ने, किसी ने लिखा, जो रिजल्ट आया वही आप लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करना है, अपने ख़ानदान या मोहल्ले में 4-5 बुजुर्ग शहरियों से बात करना है, यानी जिनकी एज हो चुकी हो, एक तरीके से आप कह सकते हैं 50-60 के आसपास हो, और उनसे उम्र रसीदगी के दौरान होने वाली तब्दीलियों के बारे में सवालात करें। यानी बताइए आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं,
आप पहले कैसा महसूस करते थे, अब आपको कौन सी तब्दीली महसूस हो रही है, किन चीज़ों में परेशानी महसूस हो रही है। 4-5 से पूछेंगे, अलग अलग लिखेंगे। कोई कहेगा सुनने में दिक्कत हो रही है, कोई कहेगा घुट्टों में दर्द रह रहा है, कोई कहेगा मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, अलग अलग बताएगा। अब वो जो बताएगा तो क्या करेंगे आप, जिन तब्दीलियों का वो जिक्र करे उनको 4 पहलुओं में तरतीब दें। क्या क्या कैटेगरी, एक कैटेगरी करेंगे कि जहन से मुताल्लिक क्या क्या बातें कहीं, जज्बात से मुताल्लिक क्या कहीं, समाज से मुताल्लिक क्या कहीं, और अपने जिस्म के मुताल्लिक क्या क्या कहीं। 4 कैटेगरी बताना है। सपोज दैट किसी ने कहा मुझे बातें याद नहीं रहती हैं, इसका मतलब ये तब्दीली कैसी हो रही है उसके अंदर, जहनी हो रही है। किसी ने कहा मेरे हाथ में अब कपकपाहट रहती है, इसको किस खाने में डालेंगे, कपकपाहट जिस्मानी। किसी ने कहा हमारे ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी, अब मोटरसाइकिल का ज़माना आ गया है, इसको किस खाने में डालेंगे, ये समाजी तब्दीली है। ठीक है। फिर किसी ने कहा कि भैया हम लोग बहुत बड़ी दिक्कतें उठाते थे, परेशानी उठाते थे, लेकिन इतना बेचैन नहीं होते थे जितना आजकल लोग हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा। अब एक बात बताई उसने, आप किस खाने में डालेंगे इसे, जज्बाती तब्दीली हुई है। तो मैंने आपको एक एक की एग्जाम्पल दे दी, अब आप इसमें अपने हिसाब से पूछ करके लिखेंगे। वाज़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके ख्याल में नफ्सियाती और सकाफती अवामिल तनव्वुर में किरदार अदा करते हैं। ये देखिए बहुत करीब है उससे जो ऊपर पहला क्वेश्चन हयातियात से मुताल्लिक आया था, ये उसका एक तरीके से ज़ैली क्वेश्चन मान सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है, वाज़े कर दिया है, नफ्सियाती और सकाफती अवामिल तनव्वुर में किरदार अदा करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने कई मरतबा कहा है कि सकाफत या हमारे नफ्सियाती मसाइल ये हमारे किरदार पर असरअंदाज होते हैं। उन अवामिल की वजाहत करें और बताएं कि ये अवामिल किस तरह तनव्वुर की वजह बन रहे हैं, यानी डिफरेंशिएशन की, और खुसूसी ज़रूरियात की पैदाइश कर रहे हैं। हर सकाफत अपने अलग तकाज़े रखती है, हर नफ्सियात का हामिल शख्स अपने अलग वजूहात रखता है, उसके मुताबिक उसकी डिमांड होती है, आपको उनको फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है, तो इन दो में से आप कोई क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मैं तो कहता हूं बेहतर यह है आप इसका पहला हिस्सा सॉल्व करें। इसमें क्या होगा, हर किसी के जवाब मुख्तलिफ आएंगे, एक थोड़ा दिलचस्प मरहला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पर दोगुना हो गया, दोगुना से ज्यादा। ठीक है, 100 से 150 अल्फाज हो गए, लेकिन फायदा भी है, नंबर इसके मिलेंगे पूरे 4 आपको अगर सही से लिख दिया आप। क्वेश्चन देखते हैं, यहां भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, यहां भी आपको इनमें से किसी एक का ही जवाब देना है। अब ये देखिए साइंटिस्ट है, ठीक है, माहिर नफ्सियात, ब्रोनफिन ब्रेन्स के सोशियो कल्चरल मॉडल से हम इंसान के रवैये को किस तरह समझ सकते हैं। यानी इन्होंने, इनका आप जो है नजरिया पढ़ेंगे किसमें, सबक नंबर 2 में। ठीक है, इन्होंने सोशियो कल्चरल का एक जो है नजरिया पेश किया है, एक मॉडल पेश किया। अब इन्होंने बताया कि इस क्वेश्चन ये है कि इनके इस मॉडल से इंसान के रवैये को हम किस तरह समझ सकते हैं। तो जब आप इनका नजरिया पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। खास तौर पर मुख्तलिफ सिस्टम के तनाजुर में जो रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम के मुख्तलिफ सिस्टम्स की मिसालें दें जो इनफरादी रवैये की तश्कील में किरदार करते हैं। ये कुछ अलग सा क्वेश्चन नहीं है, सबकी डिफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और सबका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी वाज़े तौर पर लिखा हुआ है लेसन नंबर 2 में। आपको साइंटिस्ट का नाम, माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है, इनका मॉडल याद करना है, सोशियो कल्चरल मॉडल क्या है, 3 चीजें याद रखिए। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाएगा कि जो रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज होने वाले सिस्टम्स हैं, जो इन्होंने अलग अलग उसके खाने बनाए हैं, जिसमें माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम के मुख्तलिफ सिस्टम की मिसालें हैं, उनमें से आप एक एक दो मिसाल सबकी दे देंगे। ठीक है, तो आपका ये समझ लीजिए कम से कम 20-25 लाइन का, 30 लाइन का जवाब होगा, यानी एक सफ़ा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत तफसील से लिखना कम है लेकिन समझना ज़्यादा है। इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इसमें, क्योंकि इसमें आप अपनी तरफ से इजाफा नहीं कर सकते। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं,
नफ्सियात के तालिब इल्म के तौर पर ये सबक देखिए 19 से मुताल्लिक़ ये सवाल है, सबक नंबर 19 से, और बराह रास्त आपको जज कर रहा है। क्या है? नफ्सियात के तालिब इल्म के तौर पर नफ्सियाती उसूलों का फ़ायदा उठाते हुए एक मुदाखलत या इश्तिहारी मुहिम तैयार करें ताकि माहौलियाती सलूक और इक़दामात के बारे में आगाही पैदा की जा सके और उन्हें बढ़ाया जा सके। यानी आपको एक तरीके से ये काम दे रहे हैं। काम क्या दे रहे हैं कि एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है, आपने नफ्सियात पढ़ी है, आप उसके बाज़ाब्ता स्टूडेंट हैं, तो आप नफ्सियात से जो सीख रहे हैं समाज पर उसका थोड़ा असर भी दिखाई दे। तो आपको काम ये क्या दे रहे हैं कि नफ्सियाती उसूलों का फ़ायदा उठाते हुए, जो आपने अलग अलग उसूल पढ़े हैं अभी तक, हर सबक में कुछ उसूल हैं, है ना, जो आपको टर्म बताई जा रही हैं, जो आपको फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो सब उसूल हैं, ठीक है। इनसे फ़ायदा उठाते हुए एक मुदाखलत या इश्तिहारी मुहिम तैयार करना है, यानी एक तरीके से एक कैंपेन करना है, ठीक है। इससे क्या होगा? ताकि माहौलियाती सलूक और इक़दामात के बारे में आगाही पैदा की जा सके। यानी आपको उससे हासिल क्या करना है? हमारे इन्वायरमेंट का क्या असर आ रहा है, ठीक है, हमारे जो काम काज हैं उनसे हमारा माहौल कितना मुतासिर हो रहा है या कितना हम माहौल को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो आप अपने इस कैंपेन के ज़रिए से नफ्सियाती नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखते हुए एक कह सकते हैं कैंपेन खड़ी कर सकते हैं। अब उसमें जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, गंदगी बहुत बढ़ रही है, और इससे क्या हो रहा है? इंसान के सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आँखों में दिक्कत पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही है, बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं, है ना, टेंशन बढ़ रहा है। तो आप क्या करें? अगर आप एक कैंपेन ऐसा करते हैं कि गंदगी को साफ किया जाए, ईंधन को जलाने से या लकड़ी को काटने जलाने से बचा जाए, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर आपने एक बड़े लेवल पे इसे कर लिया तो उस माहौल को, उस एरिया को आप सेव कर लेंगे पॉल्यूशन से, है ना। तो इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा आपके सेहत पर, और यही वो जानना चाह रहे हैं कि अगर आपने उन उसूलों का फ़ायदा उठाया है, पढ़ा है, समझा है, तो एक कैंपेन कीजिए और फिर उससे जो नतीजे निकल कर के आ रहे हैं वो आप लिखिए, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से काम है, इसको आप अपने एक्सपीरियंस को इसमें बयान करना है, और इसके मुतालिक सबक नंबर 21 में तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, नंबर 5। ये समझिए कि जैसे इससे पहले वाले में एक प्रैक्टिकल था, ये भी एक प्रैक्टिकल टाइप का है। नंबर 5, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी सेम है, यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है, 4 नंबर यहाँ भी आपको मिलेंगे। देखिए इन्होंने एक इख्तिबास दिया है और ये सबक नंबर 22 के अकॉर्डिंग है, ये ज़रूर याद रखिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो कि हमें इसमें क्या कहना चाह रहे हैं और क्या जवाब इसका कहाँ से मिलेगा। जहाँ पर दिक्कत हो सबक नंबर खोलिए और वहीं उसे एक मरतबा पढ़ लीजिए, चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि संजू एक दरमियानी उम्र का शख्स है, यानी मिडिल एज, 40-50 कह सकते हैं, जो काम और ख़ानदानी दबाव की वजह से मुस्तकिल तनाव का सामना कर रहा है, यानी टेंशन में रह रहा है, प्रेशर है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसने कभी अच्छे तनाव के इंतज़ाम की महारतें नहीं सीखी। वो ज़्यादा खाना खाता है, दिन के वक्त ज़्यादा काफ़ी पीता है, शाम को अल्कोहल नोशी करता है, शराब पीता है, अपने बहुत मसरूफ़ दिनों में वर्जिश या आराम के लिए वक्त नहीं निकालता। आप संजू को तनाव को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए कौन से हिकमत अमली तजवीज़ करेंगे? यानी यहाँ पर आप 2 चीज़ें देख रहे हैं, एक तो ये कि हाइपर टेंशन, ठीक है, या डिप्रेशन की कैफियत है, दूसरी ये कि वजह क्या क्या है, नशा कर रहा है, रूटीन नहीं है ज़िंदगी में, वर्जिश और आराम भी नहीं है, और यही वजह है कि ख़ानदान के लोग जितना प्रेशर बनाते जाते हैं वो इन चीज़ों का आदी होता जा रहा है। अब आपसे मशवरा मांगा जा रहा है कि क्या क्या आप दे सकते हैं। तो जो आपको अपनी तरफ से नहीं देना है, जो आपकी किताबों में चीज़ें बताई गई हैं उन्हीं की रोशनी में देना है ताकि वो साइंटिफिक हो। तो अब जाहिर सी बात है, कहा गया है कि ये नशा जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे इंसान का जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, किडनी है, ये सब ख़राब हो सकते हैं, सिस्टम पूरा उसका।
तो अगर ये वक्ती तौर पे किसी को लगे कि हम उससे जो है राहत पा जाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें उसे कंट्रोल करना सीखना है कि देखिए मसाइल हर किसी के साथ होते हैं, आएंगे ही, लेकिन उन मसलों को हमें डील कैसे करना है। तो हमें नशे का आदी नहीं होना है, ठीक है, चीज़ों को जब्त करने की ताकत पैदा करनी है। और भी इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जो हम जैसे लाइफ को रूटीन में लेकर के आए, हमारे बस में जो चीज़ है छोटे छोटे स्टेप लें, उन्हें करना शुरू करें इस तरीके से। या वर्जिश योगा इससे करें, है ना, बहुत सारे योगा में आसन बताए गए हैं जिससे क्या होता है, जहन को सुकून मिलता है, आपका टेंशन और जो है प्रेशर रिलीज होता है। तो अगर आप उसे पढ़ते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, तो आप अपने हाइपरटेंशन से या स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो इन वजूहात को आपको लिख देना है, ठीक है, वही 100 से 150 अल्फाज में। इसी का दूसरा पार्ट है या दूसरा क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हैं इनमें से किसी एक को भी। सबक नंबर 7 से है। क्या है, आप 5 से 8 साल के बच्चों को उनके माहौल को साफ रखने की तालीम दे रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है। आपके सीखने के उसूलों के इल्म को इस्तेमाल करते हुए कुछ हिकमत अमलियों का इश्तिराक करें जो मौजूदा सूरत हाल में मुफीद होंगी। यानी कह रहे हैं कि चलिए सपोज दैट आप बच्चों को एक तालीम दे रहे हैं, एक NGO चला रहे हैं कुछ, कि हमें माहौल को साफ रखना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं उसमें, आपने पहले खुद भी तो सीखा है, तो आपने जिन उसूलों को सीखा है उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी हिकमत अमली का इश्तराक करें। यानी बच्चे जो कह रहे हैं उसे, और उसमें आपके जहन में जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप मिक्स करके अप्लाई करने की कोशिश करें, और फिर ये देखें कि मौजूदा सूरत हाल में इसका क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से प्रैक्टिकल हो गया। अब देखिए हर सेक्शन में एक तरीके से एक प्रैक्टिकल हो रहा है, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल वाला कर रहे हैं तो भी यहाँ पर इससे बहुत फ़ायदा है, यानी आप जो कुछ सीख रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पर अपने तजर्बात लिख सकते हैं। इस तरीके से अभी ऊपर भी आया था, है ना, हमने एक एग्जाम्पल दी थी कि सफाई को लेकर के अगर आप कंपेनिंग कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो सफाई से मुताल्लिक ही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो आपको जो कुछ आपने पढ़ा है, आपकी स्ट्रेटजी है, किसी सपोज दैट किसी ख़ास जो है इलाके में कूड़ा या गंदा पानी जमा होता है, अब आप उसको कैसे साफ़ करें, कैसे वहाँ से ख़त्म करें, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी पैदा हो रही, बदबू पैदा हो रही है, ताकि उससे कैसे बच सके। तो उसका अब जाहिर सी बात है एकदम से आप सबको मना कर देंगे तो लोग कूड़ा कहाँ फेंके, क्या करें। तो हिकमत अमली यानी सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन उससे किसी का नुकसान ना हो, किसी को बुरा भी ना लगे। हमें ये भी देखना है कि कोई जो है ऐसा ना हो कि एकदम से तहलका मच जाए। तो स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है ना। ज़रूरतें भी इंसान की हैं, वो भी पूरी हो, लेकिन उनका ऐसा सॉल्यूशन हो जो किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। तो उन हिकमत अमलियों को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट गिवन बिलो। ये 6 नंबर का है और प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, इन 2 में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्या है। सबक नंबर 12 के हिसाब से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। अपनी तरक्याती सफर का स्क्रिप्ट बुक तैयार करें जिसमें आपकी जिंदगी के अहम संगमीलों को दिखाया गया हो। जिस्मानी, समाजी, इल्मी और जज्बाती तरक्की जैसे मुख्तलिफ कैप्चर पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अपने ख़ानदान के अरकान से इंटरव्यू करें ताकि आपकी नशोनुमा से मुताल्लिक़ अहम लम्हात या मुशाहिदात को करने वाली कहानियाँ जमा की जा सकें। यानी उन्हें एक तरीके से मोटिवेशन उनसे कैसे लिया जा सकता है उसका एक डेटा सामने आ जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, पहला काम तो आपको ये करना है कि आप अपने मुताल्लिक़ सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने इस मरहले पे ये डिसीज़न लिया इसलिए इसका फ़ायदा मिला, और ये 3-4 नुक्ते नज़र से होना चाहिए। जिस्मानी भी, यानी सेहत आपकी कहाँ ख़राब हुई, किन चीज़ का आपने इस्तेमाल किया, किसे छोड़ा तो फिर आप बहाल हो गए। समाजी, सोसाइटी के लिए आपने क्या किया, कैसे किया। इल्मी, ठीक है, नॉलेज में कैसे इजाफा हुआ, जानकारी में। और जज्बाती यानी इमोशन भी आपके कैसे कंट्रोल हुए, कैसे आपने उनसे जो है अपने रवैये में, किरदार में तब्दीली पैदा की।
तरक्की की मंजिलें तय की। और फिर दूसरे ये कि ये आप सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखेंगे, ख़ानदान के अफराद से एक इंटरव्यू भी लेंगे, ठीक है, और उनके हिसाब से जो अहम लम्हे हैं, जो अहम चीज़ें रही हैं, उनको डिस्कस करके आप लिखेंगे कि ये मोमेंट आए, इनमें हमने ये फ़ैसले लिए जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हुई या हम तरक्की की राहों में बढ़ सके, आगे बढ़ सके। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट इसी का क्या है, लेसन नंबर 12 से मुताल्लिक ये भी है, एक मारूफ शख्स का केस स्टडी तैयार करें। कोई भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है तो आप उसकी पूरी केस स्टडी करें तफसील, जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी नाकामी का सामना किया। यहाँ पर कामयाबी का नहीं, नाकामी का, ठीक है। यानी किसी की लाइफ में अगर फेलियर है ही नहीं, सिर्फ सक्सेस है, तो आप उसका नहीं करेंगे। जिसने बहुत ही बड़ी चोट खाई हो, नाकाम हुआ हो, फिर वहां से अपने आप को तैयार किया हो, उस शख्स की आपको केस हिस्ट्री तैयार करने। आपको मिल जाएंगे ऐसे, हिस्ट्री में कई ऐसी पर्सनालिटी मिल जाएंगी। करना क्या है, अब करना यह है कि उनकी साबित कदमी के पीछे कौन से अवामिल जिम्मेदार थे, केस की बुनियाद पर वो अवामिल जिक्र करें। यानी अगर किसी ने बहुत बड़ा फेलियर देखा है, फिर वहां से उठा है, तो किस बुनियाद पर उठा है और कैसे वो उन मुश्किलात का सामना करता रहा, डटा रहा उनके सामने, उन फैक्टर्स को आपको लिखना है। ठीक है। सपोज दैट कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन आज है, लेकिन एक वक्त था जब वो अपनी दुकान नहीं खोल सकता था, फुटपाथ पर समझिए बैठता था। ठीक है। या उसने बहुत बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि उसके साथ बहुत बड़ा फरेब हो गया, धोखा हो गया, कोई हादसा हो गया, लेकिन वो टूटा नहीं। उसके बावजूद भी उसने खुद को जोड़े रखा, हिम्मत नहीं हारी, फिर से चीज़ों को जमा किया, ग्राउंड लेवल से मेहनत करनी शुरू की, और फिर वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब इस कहानी के पीछे वजूहात क्या थी, कैसे उसने अपने आप को मजबूत रखा, पैसे कहाँ से जमा किया, ठीक है, दूसरे लोगों से क्या बताया, खुद को कैसे तसल्ली दी, इन चीज़ों को आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। इससे क्या होगा कि जो साबित कदमी उसके अंदर पैदा हुई थी, उससे एक इंस्पिरेशन पैदा होगी और आने वाली लाइफ में हर कोई उसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो ये 2 प्रोजेक्ट हो गए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपको लिखना है 200 वर्ड में, ये जो 2 आखिर के हैं। ठीक है। यानी इनमें आपको गुंजाइश है पूरी तफसील से एक स्टोरी टाइप की बना करके लिख सकते हैं। इसमें कोई देखिए वहाँ अल्फाज की कोई कैद इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें आप तफसील से चीज़ें लिख सकते हैं। ऐसा भी ना हो कि बहुत तफसील हो जाए, एक स्टोरी नुमा एक चीज़ें, लेकिन फैक्ट बेस होनी चाहिए। ठीक है। जो पॉइंट हैं वो हाईलाइटेड होने चाहिए, ताकि उससे वाजे हो सके कि ये चीज़ें आपने सीखी हैं, ये पॉइंट निकाले। इस तरीके से आपका TMA, ठीक है, 6 क्वेश्चन इसके तैयार हो जाएंगे, 20 नंबर आपके इसको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड आउट करना है उसे लेसन में, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर फिर भी किसी के जहन में कोई सवाल रह जाए, जाहिर सी बात है यही वो पेपर है जिससे सॉल्व करना है, कोई नया नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत रह जाती है, किताब में पढ़ने और देखने के बाद भी नहीं लिख पाता है कोई, तो मुझसे पूछ सकता है अगली क्लास में भी। ठीक है। बाकी जो कुछ पॉसिबल हो सके खुद से वो मेहनत कीजिए और इसे लिख लीजिए, इसीलिए मैंने तफसील से डिस्कस कर दिया है। ठीक है। कोई मौजूद है, अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो कर सकता है कोई? चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।